हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFCs और N2O का सापेक्षित भूमिका है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में इन गैसों का कितना कितना अपना योगदान है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान तो ग्लोबल वार्मिंग में 60% है। CH4 जो मतलब मीथेन बोलते हैं इसको, इसका 20% है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ठीक है, तो इनका ग्लोबल वार्मिंग में कितना कितना योगदान है ये इसमें दिखाया गया है। जो N2O गैस है इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, जो मतलब जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है? जल से। ठीक है, जैसा कि पता है 71% हिस्सा इसका जल से ढका हुआ है और बाकी का 29% है इस पर भूमि। ठीक है, ये भी याद रखना है। 29% भाग पर भूमि और 71% भाग पर जल है। अच्छा, पृथ्वी पर देखा जाए कि 71% जल में पीने योग्य जल कितना है? तो लगभग 1% पीने योग्य जल है पृथ्वी पर 71% जल में से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अवशोषण। जो एब्जॉर्प्शन है उसको गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अवशोषण का। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला है कि हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। जो वन महोत्सव मनाया जाता है हमारे देश में, वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव। ठीक है, अगर 1 जुलाई की जगह पे आपको ऑप्शन में 1 से लेकर 7 जुलाई तक कोई भी तारीख मिले तो उसको टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि जो 1 से लेकर 7 जुलाई होता है उसको वन महोत्सव सप्ताह उसको मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 जुलाई तक किसी भी दिन वन महोत्सव अगर आए तो उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर है क्या है? 1 जुलाई। तो भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसको कि BOD बोलते हैं, क्या इंगित करता है? BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी हिंदी है उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, तो ये मांग है, इससे क्या प्रदर्शित होता है, ये क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? ये करता है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ठीक है, जो माइक्रोबियल प्रदूषण होता है अगर उसका उच्च स्तर है तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये BOD से संदर्भित है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है। तो ओजोन परत का अगर क्षरण होता है तो उससे मेन जो समस्या है वो क्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होता है कि जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। तो पृथ्वी सतह तक परावैंगनी किरणों को कौन रोके रखता है? ओजोन परत। अगर ओजोन परत में धीरे धीरे क्षरण होगा तो इससे क्या होगा कि जो परावैंगनी किरणें हैं सूर्य की, वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी और इससे कई सारी बीमारियां होंगी। जैसे कि इसकी जो मेन बीमारी होती है परावैंगनी किरणों से, वो होती है त्वचा कैंसर। ठीक है, तो त्वचा कैंसर किससे होती है? परावैंगनी किरणों से। और परावैंगनी किरणों की बात करें तो इनमें जो UVC रेज होती हैं, मतलब जो परावैंगनी किरणें जो C टाइप की रेज होती हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है कि जो सूर्य की परावैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं और इससे कई हानिकारक रोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए? मतलब किसी भी पृथ्वी का जो भूमि क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत वनों के लिए रिजर्व होना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 33%। किसी भी पृथ्वी पर मतलब किसी भी भू क्षेत्र में लगभग 33% वनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कितना है? लगभग 23 से 24% है। ठीक है, तो अगर देखी जाए कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन है, तो वो है मध्य प्रदेश। मतलब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। और अगर प्रतिशत की बात करें कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन पाए जाते हैं,
तो वो है मिजोरम। ठीक है, कौन सा है? मिजोरम। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो डेंस वन है वो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों की संख्या कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की, मतलब वनों का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में है, और घने वनों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? जैसा कि हमने सबसे पहले प्रश्न में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कितना है? 60%। 60% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बात करें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार विश्लेषित किया जाता है? मतलब किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, कि इस जगह पर जैव विविधता है। ठीक है, तो इसको किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, मतलब स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर नामित किया जाता है कि हाँ ये स्थल जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मतलब जो व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मतलब विशेष कार्य करता है तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। उस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? वन्यजीव संरक्षण में कार्य करने के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्थायी, यहाँ पे हम स्थायी भी बोल सकते हैं कि स्थायी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प। देखिए अभी हमने बात किया था कि ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्थायी गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैस, वो है जलवाष्प। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको जलवाष्प मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड टिक न करके जलवाष्प को टिक करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? मतलब कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था वो किस चीज़ के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो संशोधित जीवित जीव जिसको कि LMO बोलते हैं, इसके सुरक्षित उपयोग के लिए, मतलब इसके बारे में बात की गई कार्टाजेना प्रोटोकॉल में। अच्छा, बात करें कार्टाजेना प्रोटोकॉल की, तो ये कब मतलब इसका प्रस्ताव आया था? तो ये आया था 29 जैन 2000 में। ठीक है, और लेकिन अगर बात करें इसके लागू होने की, तो ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 11 सितंबर 2003 को। ठीक है, तो ये आया कब था? 29 जैन 2000 को, और लागू हुआ था 11 सितंबर 2003 को। ठीक है, तो ये वाली डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 11 सितंबर 2003 को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या है? सबसे पहला वाला जो स्विट्जरलैंड है वहाँ स्थित है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। जो विश्व वानिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, बात करें 22 मार्च को, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। जो सौर प्रणाली की खोज की थी वो कॉपरनिकस ने की थी। लेकिन अगर पूछ ले तुमसे कि जो ग्रहों संबंधी नियम दिए थे, मतलब जो ग्रहों संबंधी जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे?
ग्रहों संबंधी नियम, वो दिए थे केपलर ने। ठीक है, अगर पूछ ले कि सौर प्रणाली की खोज की थी तो वो कोपरनिकस हो गया, और ग्रहों संबंधी जो नियम दिए थे वो दिए थे केपलर ने। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं, तो ये क्या है? ये सौरमंडल का भाग है। ठीक है, लेकिन जो निहारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8.3, मतलब 8 मिनट 3 सेकंड। कहीं कहीं ये ना देकर 8.22 मतलब 22 मतलब 8 मिनट 22 सेकंड भी दे दिया होता है ऑप्शन में। ठीक है, अगर ये नहीं मिले ऑप्शन में तो ये टिक कर देना है। ठीक है, लगभग 8 के मतलब नज़दीक होता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? 8 मिनट 3 सेकंड या 30 सेकंड। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम पृथक की जाती है, मतलब दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, क्रीम निकाली जाती है, वो किस विधि से निकाली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। दूध से जो क्रीम अलग की जाती है वो अपकेंद्रण से की जाती है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ ले कि जो दूध से दही बनाई जाती है, भाई दूध से दही बनाई जाती है तो उसमें जो मतलब ये प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और जो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है? वो है रासायनिक। ठीक है, दूध से दही जो बनाई जाती है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। और कौन सा बैक्टीरिया काम करता है इसमें? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, और दूध से क्रीम अलग करी जाती है, वो की जाती है अपकेंद्रण विधि से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करते हैं, मतलब नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है उसको किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो किससे अलग किया जाता है? इसको ऊर्ध्वपातन से अलग किया जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है, मतलब कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? ठोस से किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि से क्या होता है कि पदार्थ ठोस पदार्थ होगा तो क्या होगा? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कपूर, नैफ्थलीन और एंथासिन ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनका हो सकता है, क्या हो सकता है उनका? ऊर्ध्वपातन। जैसा कि मैंने भी बताया, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे ठोस पदार्थ हैं कि इनको क्या होता है कि सीधे गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे ऊर्ध्वपातन विधि से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? मतलब सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 71%। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको 74 भी मिल जाएगा। ठीक है, 74% भी मिल जाएगा। तो 74 मतलब कहीं कहीं 74 कभी कभी होता है, तो 74 के आप 75 मत कर देना, 71 करना है। ठीक है, तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 71 to 74। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो पर्यावरण से रिलेटेड। देखिए, वीडियो थोड़ी छोटी थी लेकिन क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।